किससे कितना माल खरीदा हमने, किसको कितना माल हमने बेचा, किस व्यक्ति से हमने पेमेंट ली या हमने किसको पेमेंट दी, ठीक है, या किसी भी प्रकार से पर्सन से हमारे पास पेमेंट आई है, या फिर हमने किसी भी प्रकार के बैंक में पैसा जमा किया है या बैंक से पैसा निकाला है। ऐसे कई प्रकार के ट्रांजेक्शन हिस्ट्री थी जो पहले हम कहाँ करते थे, एक जनरल रजिस्टर में लिखते थे, ठीक है। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जब से आपका टैली सॉफ्टवेयर आया है, आप अपने रोज के ट्रांजेक्शन मतलब सेल से संबंधित होंगे, मतलब यदि हमने किसी सामान को बेचा है, किसी सामान को खरीदा है, या फिर किसी भी चीज की पेमेंट की है, जैसे आपने सैलरी दी है, रेंट दिया है या वेजेस दिए हैं, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का पेमेंट आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, पैसा किसी को दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया पेमेंट। या फिर आप किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो गया रिसीविंग या रिसिप्ट। तो या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे बैंक में डिपॉजिट किया आपने पैसा, बैंक से निकाला, ठीक है, या बैंक ट्रांसफर किया। तो ऐसे कई प्रकार की जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम टैली वाउचर में, या कह सकते हैं टैली में जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं। वैसे तो वाउचर टैली में दो प्रकार के होते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर होता है और एक इन्वेंट्री वाउचर भी होता है। इन्वेंट्री वाउचर फिलहाल मैं अभी नहीं बता रही, अकाउंटिंग वाउचर पे हमारी क्लासेस है आज की, ठीक है ना। तो जो ऐसे सभी ट्रांजेक्शन जो आपके फाइनेंस से संबंधित होंगे, अकाउंटिंग से संबंधित होंगे, वहां पे अकाउंटिंग वाउचर का यूज है। तो टैली सॉफ्टवेयर में ये सारे जो काम है वो वाउचर की मदद से होते हैं। पहले ये मैनुअली होता था तो जनरल बुक में सारे लिख दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वाउचर यूज होते हैं और हम पर्टिकुलर वाउचर में जाके पर्टिकुलर टाइप की एंट्री को ही करते हैं, ठीक है। तो वाउचर की हेल्प से एंट्री करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और इससे रिपोर्ट जनरेट करना भी बहुत आसान होता है। यहाँ देखिए एक वैल्यूएबल डेफिनेशन दी है, वाउचर इज द बेसिक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, डे टू डे ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड इन टैली थ्रू वाउचर, ठीक है। वाउचर क्या है, एक बेसिक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हम प्रतिदिन के होने वाले ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, टैली में रिकॉर्ड करते हैं। जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें वाउचर में ही जाके आप प्रतिदिन के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ की टू ऑल बिजनेस इंफॉर्मेशन एंटरिंग द ट्रांजेक्शन थ्रू अ वाउचर इज कॉल्ड द क्रिएटिंग अ वाउचर, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, एक ऐसा की है, कहना चाहिए एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर रूप में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर। जैसे मैंने कहा वाउचर, ये सिंपली एक वाउचर बोला गया कि वाउचर क्या है, एक दस्तावेज जिसमें हम प्रतिदिन के होने वाले ट्रांजेक्शन को दिनांक के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। और वो भी किस हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं, उनकी नेचर के आधार पर। नेचर मतलब जैसे पेमेंट वाले हैं तो सभी पेमेंट वाउचर में जाएंगे, है ना, रिसीव वाले हैं तो रिसीव वाउचर में जाएंगे, बैंक वाले हैं तो वो अलग वाउचर में जाएंगे, परचेज वाले हैं तो परचेज वाउचर में जाएंगे, इस तरह। तो हर एक वाउचर अलग अलग होता है और हम ट्रांजेक्शन एंट्रीज के आधार पे वाउचर में उसका क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जब हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय ओपन करते हैं टैली में तो दो प्रकार से उसमें क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जा सकती है। एक सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंट्रीज को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, और एक जहाँ पे हम इन्वेंट्री पे भी काम करते हैं, मतलब हम किसी भी सामान की वैल्यू, उसकी क्वांटिटी पे भी कार्य करते हैं। जैसे हमने कितना सामान खरीदा, कितने नग में खरीदा, मतलब कितनी क्वांटिटी में खरीदा, कितने पर नग के हिसाब से खरीदा, मतलब पर नग पर वैल्यू क्या है आइटम की, इसके आधार पे खरीदा, तो हमने वहाँ पे इन्वेंट्री भी मैनेज की, वहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर भी यूज होते हैं। तो बेसिक दो वाउचर यूज होते हैं। फिलहाल हम अभी अकाउंटिंग वाउचर की बात कर रहे हैं जहाँ हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर का मतलब उन वाउचर से है जो अकाउंट की बेसिक ट्रांजेक्शन को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब जो अकाउंटिंग के बेसिक ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन से संबंधित है, प्रतिदिन के
कार्यों से संबंधित है उनको हम अकाउंटिंग वाउचर में क्या करते हैं, नोट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर ही आपके सारे बिजनेस की ऐसी की है जिसके लेन देन का हिसाब इन्हीं वाउचर की मदद से कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग वाउचर क्या है, एक ऐसा की फीचर्स है जिसके माध्यम से प्रतिदिन के होने वाले लेन देन को हम वाउचर में आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास सभी वाउचर अवेलेबल हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपनी कंपनी के स्टेटस को निकाल सकते हैं। यदि आपके पास सभी प्रकार के वाउचर्स हैं, वैसे तो टैली में सभी प्रकार के वाउचर पहले से ही प्री डिफाइंड है, मतलब टैली सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार के वाउचर पहले से ही बने। बस आपको क्या करना है, अपनी ट्रांजैक्शन एंट्री को समझना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रॉपर वाउचर में जाके एंट्री उसकी कर दें। ठीक है, तो इसलिए ये बोल रहा है कि यदि आपके पास सभी प्रकार के वाउचर अवेलेबल हैं तो आप आसानी से किसी भी प्रकार की ट्रांजैक्शन एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आप बैलेंस शीट पर दे सकते हैं। आपने कल ही पढ़ा बैलेंस शीट क्या है, किसी भी प्रकार के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस। तो यदि आपने वाउचर एंट्री सही की है तो आप बैलेंस शीट पे सही रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, जब भी आप अपने बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर की मदद से ही कर, कोई भी काम करना है तो अकाउंटिंग वाउचर का ही यूज आप करें। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें दिया है टैली में अकाउंटिंग वाउचर उस वाउचर वह वाउचर होता है जिससे अलग अलग प्रकार के लेन देन की प्रविष्टि होती है। जैसे मैंने ऊपर ही बताया है, विभिन्न प्रकार के लेन देन जिनका नेचर अलग अलग है वो अलग अलग प्रकार के वाउचर के माध्यम से क्या होते हैं, टैली में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है ना, तो उनके नेचर के आधार पर ही हमको वाउचर का सिलेक्शन करना है और उसमें जाके उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैली में वाउचर वह जगह होती है जहां पर अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन को रखा जाता है। इससे सभी वाउचर का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसा भी वाउचर आपको चाहिए रहेगा आपको टैली में उसको एक्टिवेट करना होगा और उसके आधार पर उसमें एंट्री कर देनी होगी। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल बोला, यदि हमें किसी पार्टी से भुगतान करना होता है, किसी पार्टी को भुगतान करना मतलब हमें किसी को पेमेंट देनी। ठीक है ना, जैसे सपोज हमने किसी भी व्यक्ति से उधार पे सामान खरीदा होगा तो उसे हम पेमेंट करेंगे। सपोज हमने मोहन नाम के व्यक्ति से 20,000 रुपए का सामान खरीदा है ना, तो 20,000 रुपए का सामान खरीदा तो ऑब्वियसली बात हम क्या करेंगे, बाद में उसे 20,000 रुपए की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। या फिर सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है या टेलीफोन बिल पे किया है, किसी को सैलरी दी है ना, या फिर रेंट पे किया है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी प्रकार की पेमेंट होगी वो सभी क्या जाएगी, पेमेंट वाउचर में चली जाएगी। किसी लेन देन से पैसे प्राप्त होने पर उसकी एंट्री के लिए रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे। जैसे सपोज आपको पेमेंट मिल रही है, आप रिसीव कर रहे हैं पैसा, आपको किसी भी प्रकार के सोर्स से यदि पैसा मिल रहा है, आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, जैसे किसी थर्ड पार्टी पर्सन से रिसीव करें। सपोज आपने किसी डेप्टर को 40,000 रुपए का सामान उधार में बेचा होगा, अब बाद में क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति से पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, या फिर आपको रेंट रिसीव हो रहा है या फिर आपको किसी भी प्रकार के बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो यदि आपकी रिसीविंग से संबंधित एंट्री है तो रिसिप्ट वाउचर में चली जाएगी। सेम इसी प्रकार से बैंक से रिलेटेड है, यदि बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया, बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से निकाला, तो जहां पे भी बैंक से संबंधित एंट्री होगी वो कॉन्ट्रा वाउचर में चली जाएगी। तो ऐसे ही कई सारे वाउचर्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार की पेमेंट एंट्रीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे जो वाउचर्स हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनको टैली में एक्टिवेट कैसे किया जाता है, प्लस उसमें किस प्रकार की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले जब हम ये चीज समझेंगे प्रकार, आपको सबसे पहले तो वाउचर ही समझ में आना चाहिए। तो मैंने जो अब तक की डेफिनेशन आपको समझाई कि वाउचर होता क्या है ना, और हमको यूज क्यों करना पड़ रहा है इसको, ये चीज समझ में आई आपको। वाउचर होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं टैली में इसे, इतने में किसी को प्रॉब्लम है? सभी को समझ में आया वाउचर क्या होता है और हम उसे टैली में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब ही नहीं समझेगा आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया? तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वाउचर
के प्रकार के बारे में, कि यदि आपके पास कोई ट्रांजैक्शन एंट्री आई तब आप कौन से वाउचर का सिलेक्शन करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके टाइप्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ वाउचर, ठीक है ना। तो वाउचर जो टैली है, उस टैली में मुख्य रूप से दो प्रकार के वाउचर्स यूज होते हैं। बेसिक कैटेगरी जो है वो दो है, ठीक है। पहला जो है कन्वेंशनल वाउचर और दूसरा है अनकन्वेंशनल वाउचर, ठीक है। तो टैली में कन्वेंशनल वाउचर की टोटल संख्या होती है 14, मतलब जो आपके कन्वेंशनल वाउचर है वो टोटल 14 होते हैं और अनकन्वेंशनल वाउचर टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। टोटल 18 वाउचर्स होते हैं जो पहले से ही टैली पर बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल वाउचर की। क्या होते हैं कन्वेंशनल वाउचर? यह वाउचर होते हैं जो टैली में बना हुआ आर्थिक चिट्ठा पर इफेक्ट डालते हैं, मतलब कि जो बैलेंस शीट पे है उस पर इसका इफेक्ट दिखता है। मतलब यदि आप इन वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो इस वाउचर एंट्री का इफेक्ट आपको कहाँ देखने मिलेगा? बैलेंस शीट पर देखने मिलेगा, ठीक है ना। मतलब इस वाउचर एंट्री पर किए गए किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ता है, ठीक है, या बैलेंस शीट पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी जब हम कन्वेंशनल वाउचर की एंट्री करेंगे तो वह एंट्री बैलेंस शीट पे दिखाई देगी या फिर शो होगी। जैसे बैंक से पैसा आपने निकाला या जमा किया, ठीक है। आप 20 लाख रुपए बैंक में जमा किए या सपोज कुछ पैसा आपने बैंक से निकाला, तो इस प्रकार की एंट्री यदि आपने इस वाउचर में की है तो उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिल जाएगा? आपको बैलेंस शीट पर दिखेगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को भुगतान करने की एंट्री, जैसे सपोज आपने किसी भी व्यक्ति को पेमेंट की होगी, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव की होगी, तो इसका असर कहाँ देखने मिलेगा? आपको बैलेंस शीट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो वाउचर्स होते हैं जहां पर बैलेंस शीट पर इनका इफेक्ट दिखता है उसे हम कन्वेंशनल वाउचर कहते हैं। और ये 11 देखिए यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये 11 होते हैं, 14 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल संख्या दी हुई है और उनके नाम दिए हुए हैं कौन कौन से हैं जो कन्वेंशनल वाउचर में शामिल होते हैं। हाँ, इसके पहले ये जो आपको दिया हुआ है टैली में आपको कैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, तो ये चीज अभी मैं नहीं बता रही हूँ ये स्टेप, क्योंकि जो हमारी आगे आने वाली दूसरी तीसरी क्लास रहेगी उसमें मैं आपको टैली इंटरफेस पे थोड़ा बहुत वर्क करना बताऊंगी कि कैसे आपको टैली इंटरफेस पे वर्क करना है। यदि आपको वाउचर एंट्री करना है तो वाउचर सिलेक्शन कैसे करना होगा, कंपनी बनानी है तो कैसे करना होगा, ठीक है। यदि आपको लेजर बनाना है तो कैसे करना पड़ेगा, ये सब काम अभी इंटरफेस पे आएंगे तब बताएंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो कन्वेंशनल वाउचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वाउचर जो देखने को मिल रहा है वो हमारा होता है कॉन्ट्रा वाउचर, और इस कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की है वो यूज करनी पड़ेगी। हाँ देखिए, यहाँ पर जो टैली है वो टैली पे अधिकतर इंटरफेस पर काम करने के लिए आपको अधिकतर शॉर्टकट की का यूज करना होगा, ठीक है। वैसे तो उसमें लिस्ट वाइज भी होता है पर ज्यादातर टैली में शॉर्टकट की के माध्यम से इंटरफेस पर जाया जाता है। इंटरफेस पे जाने के लिए आपको अधिकतर जैसे वाउचर सिलेक्ट करना या फिर लेजर बनाना या फिर स्टॉक बनाना, कंपनी बनाना, ऐसे कई सारे काम को करने के लिए आपको शॉर्टकट की का यूज करना होगा। और कोशिश करिए कि आप शॉर्टकट की को याद कर लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट की पे बहुत सारे क्वेश्चन टैली पर पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब टैली मुख्य रूप से बेस्ड इन शॉर्टकट की पर, तो इन सभी की शॉर्टकट की आपको एकदम बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरफेस पे काम करेंगे तो ये शॉर्टकट की आपके माध्यम से ही आप उस इंटरफेस पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला वाउचर देखिए कौन सा, हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, जिसको एक्टिवेट करने के लिए हमको टैली इंटरफेस पे F4 की को दबाना पड़ेगा, ठीक है। F4 की को आप प्रेस करें। अब देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है। कॉन्ट्रा वाउचर कौन सा वाउचर होता है? जब आपको सपोज किसी भी प्रकार की एंट्री बैंक से संबंधित मिल रही है, मतलब यदि आपके पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन एंट्री आई है जहां पर बैंक आपका इन्वॉल्व है, मतलब बैंक से संबंधित लेजर आपको उसमें मिल रहा है, ठीक है, तो उससे संबंधित एंट्री के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे
बताया भी गया। इस वाउचर में बैंक से संबंधित लेन देनों का लेखा जोखा किया जाता है, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन एंट्री है जो इसमें बैंक की एंट्री हो रही है या बैंक से संबंधित एंट्री हो रही है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। जैसे बैंक में पैसा जमा करना, नगद निकालना, ठीक है, बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करना, ठीक है। साथ में पेटी कैश से संबंधित, जैसे पेटी कैश मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जैसे कंपनी जो छोटे मोटे खर्चों के लिए जो कैश है वो एक अकाउंट में रखती है, जिसे हम पेटी कैश कहते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे सपोज आपने कोई मेंटेनेंस काम किया, तो आप हर बार तो कैपिटल से पैसा निकालोगे नहीं, तो कुछ पैसा हम क्या करते हैं, पेटी कैश में डाल देते हैं, ठीक है। सपोज कोई ऑनर है, वो अपने एम्प्लॉइज को कुछ पार्टी देना चाहता है या किसी प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है, तो वो कैपिटल से पैसा डायरेक्ट नहीं निकलता, एक पेटी कैश होता है, उस पेटी कैश में पैसा पहले से डाल के रख लेते हैं, और फिर छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो ज्यादातर उस पेटी कैश से मैनेज होते हैं। तो पेटी कैश से संबंधित खर्चे भी या पेटी कैश से संबंधित ट्रांजेक्शन भी आपके कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, कॉन्ट्रा वाउचर आप कब सिलेक्ट करेंगे, जब आपको ट्रांजेक्शन एंट्री में बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन एंट्री मिलेगी। जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया या बैंक से पैसा निकाला या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, ठीक है, या पेटी कैश में पैसा जमा किया या पेटी कैश से पैसा निकाला, तो इस प्रकार की एंट्री के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर का सिलेक्शन करें। जैसे उदाहरण दिया है, HDFC बैंक द्वारा SBI बैंक में 10,000 रुपए जमा या ट्रांसफर किए गए, ठीक है। तो उस केस में देखिए, इस ट्रांजेक्शन एंट्री के लिए आपका क्रेडिट डेबिट किस तरीके से होगा, देखिए, SBI बैंक ये भी आपका पर्सनल है और HDFC बैंक ये भी पर्सनल है, और दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो उनके लिए क्रेडिट डेबिट नियम क्या कहता है, जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, SBI बैंक HDFC बैंक द्वारा, मतलब HDFC बैंक ने पैसे कहाँ ट्रांसफर किए हैं, SBI बैंक में, मतलब SBI बैंक आपका रिसीवर हो गया, वो हो गया डेबिट, और HDFC बैंक जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वो हो गया गिवर, वो हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेबिट क्रेडिट नियम तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप यही चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे तो कहाँ पे जाके करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रा वाउचर में करना, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर यूज होगा। दूसरा एग्जांपल दिया, SBI बैंक से 5,000 रुपए नगद के रूप में निकाले, मतलब हमने SBI बैंक से पैसा निकाला है, तो यहाँ पे देखिए कैश आ रहा है आपके पास और SBI बैंक से पैसा जा रहा है, मतलब SBI बैंक आपको पैसा दे रहा है, वो हो गया गिवर, वो हो गया क्रेडिट, और कैश में आपके पास आ रहा है और कैश है आपका रियल अकाउंट, तो जो चीज आपके व्यवसाय में आ रही है वो क्या होगी, डेबिट। तो इस तरीके से ये तो रिकॉर्डिंग आपने जनरल एंट्री समझ ली, पर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे आप, कॉन्ट्रा। बैंक में रुपए 8,000 रुपए नगद जमा किए गए, मतलब HDFC बैंक में पैसा जमा हो रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो जो जा रहा है वो होगा क्रेडिट, और HDFC बैंक रिसीवर है, वो हो गया डेबिट। तो इस तरीके की एंट्री यदि आपको कहीं मिलती है, जरूरी नहीं है बैंक का नाम यही हो, बैंक के नाम चेंज भी हो सकते हैं, या बैंक का नाम आपको नहीं देगा, सिर्फ बैंक अकाउंट लिखा होगा, तो भी आप कौन सा वाउचर यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। आया समझ में? इतने में किसी को डाउट है? कॉन्ट्रा वाउचर का सिलेक्शन आप कब करोगे? आगे समझ में? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगला वाउचर देखते हैं। अगला है हमारा पेमेंट वाउचर, ठीक है ना। पेमेंट वाउचर का सिलेक्शन आपको कब करना है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपको किसी भी चीज की पेमेंट देनी होगी, मतलब आप यदि किसी भी चीज का पेमेंट देंगे तब आप पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे, और उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी F5, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रा में क्या होता है F4, पेमेंट के लिए आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा, तो आप पेमेंट वाउचर मोड में आ जाएंगे, फिर जाके आप इसकी एंट्री करेंगे। और एंट्री कैसी वाली होगी इसके अंतर्गत, जो पेमेंट से संबंधित होगी, जिस भी प्रकार की एंट्री में आप किसी भी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो जहां पे भी पैसा आप देंगे, तो मतलब आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, हो जाएगा पेमेंट का, ठीक है। जैसे किसी देनदार या किसी खर्चे की एंट्री करने के लिए इस वाउचर का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या है F5। उदाहरण के लिए देखो, इसमें दिया है ऑफिस रेंट का रुपए 12,000 का भुगतान HDFC बैंक द्वारा किया गया, ठीक है ना। मतलब हमने क्या किया है कि जो ऑफिस रेंट है वो पे किया है,
लेकिन हमने बाय कैश नहीं किया है, चेक के थ्रू किया है। चेक के थ्रू किया मतलब हमने बैंक के माध्यम से किया है। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया है, 12,000 रुपए रेंट पे किया है, तो ऑफिस रेंट डेबिट होगा और एचडीएफसी बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, क्योंकि रेंट जा रहा है, रेंट मतलब खर्चा, और खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो रेंट अकाउंट हो गया डेबिट, और एचडीएफसी अकाउंट क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट, और ये क्या हो रहा है, पैसे दे रहा है, तो गिवर, गिवर क्या होगा आपका यहाँ पे, क्रेडिट। ठीक है, तो इस प्रकार की एंट्री जहां आपने पेमेंट की है, पर यहाँ पे देखिए आपने कैश पेमेंट नहीं किया, बैंक के माध्यम से पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रुपए 5,000 का बिजली का नगद भुगतान किया गया, मतलब हमने 5,000 रुपए का क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो उस केस में देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट होगा डेबिट, और कैश दे रहे हैं मतलब आप कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो चला गया व्यवसाय से वो क्या होगा, तो इस प्रकार की एंट्री भी हो सकती है। तो इस तरीके से जहां पे भी आप पेमेंट संबंधी काम कर रहे हैं, चाहे आप बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो या फिर बाय कैश पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप किस प्रकार का वाउचर यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर। इतना समझ में आया, पेमेंट वाउचर क्या होता है और किस प्रकार की एंट्री पेमेंट वाउचर में जाके आपको करनी है। ठीक है, सिर्फ स्वाति को समझ में आ रहा है या बाकी सबको भी समझ में आ रहा है? बाकियों को भी तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इसको समझिए भी, क्योंकि जब तक आप एंट्री में वाउचर का सिलेक्शन करना नहीं समझेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन एंट्री सही नहीं होगी, और एंट्री सही नहीं होगी तो आपकी बाकी की कोई भी रिपोर्ट सही नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये बेसिक है आपका, इसको आपको बेसिक समझना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वाउचर हमारा रिसिप्ट वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की होती है F6, मतलब आपको रिसीव्ड वाउचर को एक्टिवेट करना है तो आपको F6 को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। तो ऐसी सभी एंट्री जहां पर आपको किसी भी प्रकार की पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है, चाहे वो बैंक के माध्यम से रिसीव हो रही है या फिर बाय कैश रिसीव हो रही है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर यूज करेंगे। जैसे देखिए जिन लेन देन में कैश और बैंक किसी देनदार से प्राप्त हो रहा है, मतलब यदि हम किसी भी प्रकार के देनदार से कैश या बैंक में पैसा प्राप्त हो रहा है, तो इसकी एंट्री हम जाके कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, और शॉर्टकट की इसकी F6। उदाहरण के लिए देखिए गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन ने 13,000 रुपए नगद प्राप्त, मतलब गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन से हमको 13,000 रुपए नगद प्राप्त हुए, मतलब जो गुप्ता और कॉर्पोरेशन है उसने हमको 13,000 रुपए क्या किया है, पेमेंट दिया है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, वो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, 13,000 रुपए की रिसीविंग हमने की। ठीक है, तो उस केस में देखिए दो अकाउंट आएगा आपका, 13,000 रुपए हमको नगद मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट तो आएगा, और दूसरा अकाउंट है गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन का। तो यहाँ पे देखिए गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन, ये तो किसी व्यक्ति विशेष का खाता है, तो ये हो गया आपका पर्सनल, कैश अकाउंट हो गया रियल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, जो हमको दे रहा है वो हो गया क्या, क्रेडिट। तो यहाँ देखिए गुप्ता एंड कॉर्पोरेशन हमको 13,000 रुपए दे रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, गिवर, हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या कहता है, यदि व्यवसाय में कोई चीज आ रही है तो वो क्या होगा, डेबिट। तो देखिए पैसा हमको मिल रहा है, मतलब पैसा हमारे व्यवसाय में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इस प्रकार की एंट्री हो सकती है। या दूसरा उदाहरण से समझते हैं, अग्रवाल एंड सन्स से 20,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिए उसने हमको कैश नहीं दिया, उसने हमें क्या दिया है, चेक दिया है। ठीक है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे वैसे अकाउंट का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ HDFC बैंक तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने हमको बताया नहीं कि हमको चेक कौन से बैंक का मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, अग्रवाल एंड सन्स ने हमें 20,000 रुपए का चेक दिया है। ठीक है, हमने उससे प्राप्त किया है, तो उस केस में देखिए एक तो होगा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक पैसा नहीं दे रहा है, तो जब पैसा नहीं दे रहा है तो कैश अकाउंट तो नहीं होगा, चेक दे रहा है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट आएगा,
और दूसरा है अग्रवाल एंड सन्स, जो हमको क्या कर रहा है, चेक दे रहा है। तो जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट क्या है, हमारा रिसीवर हो गया, क्योंकि ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। तो उस केस में देखिए ये एंट्री कहाँ जाएगी, आपकी रिसीव वाउचर में जाएगी, क्योंकि दोनों ही केस में हमको क्या हो रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है। एक जगह कैश रिसीव हो रहा है, एक जगह चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की एंट्री यदि आपको मिलती है तो उसके लिए आप कौन सा वाउचर सिलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम रिसिप्ट वाउचर में? रिसिप्ट वाउचर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए मैंने एक क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं ही पूछ लेती हूँ। हाँ, मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर में बताया था कि बैंक से संबंधित कोई भी एंट्री यदि आपको मिलेगी तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट वाउचर में भी देखिए एक एंट्री आपको बैंक वाली मिल रही है, देखिए यहाँ पे भी बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ऊपर भी देखिएगा एक जगह पे पेमेंट वाउचर में भी आपको ये बैंक इन्वॉल्व मिल रहा था, मतलब बैंक से रिलेटेड एंट्री यहाँ भी मिल रही है, मिल रही है ना। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस केस में हम पर्टिकुलर कॉन्ट्रा वाउचर यूज करें या फिर जैसे रिसिप्ट या पेमेंट यूज किया है वो यूज करें? क्योंकि बताया तो यही गया है ना कि यदि बैंक से रिलेटेड एंट्री आपको मिल रही है ना, तो उस केस में आपको कौन सा वाउचर यूज करना है, कॉन्ट्रा यूज करना है। लेकिन इसके पहले बाद में जो अभी आपने पढ़ा, एक पेमेंट वाला पढ़ा और एक रिसिप्ट वाला पढ़ा, उन दोनों में भी आपको बैंक अकाउंट मिल रहे हैं, है ना। तो बैंक अकाउंट दोनों में मिल रहे हैं, तो फिर हम कॉन्ट्रा भी तो यूज कर सकते थे, पर हमने कॉन्ट्रा वाउचर नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई बताएगा? दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप एंट्री देखते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको यहाँ पे पेमेंट यूज करनी है, रिसीव यूज करनी है या कॉन्ट्रा यूज करना है। तो वो क्लियर एकदम फैक्ट आपके दिमाग में होगा, तभी जाके आप प्रॉपर क्या कर पाएंगे, किसी भी वाउचर को सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, मैंने क्या बोला है? जैसे ऊपर कॉन्ट्रा वाउचर में देखिए इसने बोला है कि बैंक से संबंधित जितनी भी लेन देन होंगे, बैंक से संबंधित लेन देनों का लेखा जोखा किया जाता है कहाँ, कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। बैंक की एंट्री आपको मिलेगी जहां, वो कॉन्ट्रा वाउचर होगा। लेकिन यहाँ पेमेंट वाउचर में देखिए यहाँ भी आपको बैंक से रिलेटेड एंट्री मिल रही है, और रिसिप्ट वाउचर में भी आपको देखिए यहाँ पे बैंक से संबंधित एंट्री मिल रही है। तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी ये एंट्री कॉन्ट्रा में है जाएगी, रिसिप्ट में जाएगी, पेमेंट में जाएगी? कोई क्लियर बता सकेगा या डाउट है अभी भी? क्लियर समझ पा रहे हैं दोनों में डिफरेंशिएशन, कि अभी भी डाउट है? सबको समझ में आ गया ना? पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कब यूज करना है, पेमेंट कब यूज करना है, या फिर रिसीव यूज कब करना है, कर लेंगे? या अभी डाउट है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार कोई डाउट है क्या आप लोगों को? चलिए ठीक है, मेरे क्वेश्चन से कंफ्यूजन आ गया, अदरवाइज सब समझ में आ रहा था, है ना। तो मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा है क्योंकि इस तरह की एंट्री में लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कौन सा वाउचर यूज करना है, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया है बैंक से संबंधित एंट्री आई तो कॉन्ट्रा यूज करना है, पर पेमेंट और रिसीव दोनों में ही यदि मान लेते किसी ने आपको पेमेंट चेक के माध्यम से दिया है या आपने किसी को पेमेंट चेक के माध्यम से दिया है, तो दोनों में बैंक अकाउंट तो यूज होगा। फिर आप
कॉन्ट्रा यूज ना करके पेमेंट और रिसीव कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है लोगों के मन में, ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैंक से रिलेटेड एंट्री का मतलब है कि एक अकाउंट आपका बैंक तो होगा ही और दूसरा आपका हमेशा कैश होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोनों या तो बैंक होंगे, मतलब दोनों ही अकाउंट या तो बैंक ही होंगे तो आपका कॉन्ट्रा होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, मतलब कि दोनों के दोनों अकाउंट यदि आपके कौन से होंगे, बैंक, यहाँ SBI बैंक और HDFC बैंक। यदि दोनों बैंक से रिलेटेड है, दोनों अकाउंट बैंक से रिलेटेड है, तो आपकी एंट्री ऑब्वियसली कॉन्ट्रा में ही जाएगी। मतलब आपने यदि बैंक ट्रांसफर किया तो दोनों अकाउंट आपके क्या होंगे, बैंक, ठीक है। अब या फिर कोई एक बैंक होगा, ठीक है ना, जैसे बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक से पैसा निकाला, तो एक एंट्री तो आपकी बैंक की होगी, जैसे यहाँ पे देखिए SBI बैंक और HDFC बैंक, ये तो होगा। और दूसरा हमेशा कैश हो, ठीक है, दूसरा हमेशा कैश। जैसे आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो दूसरा अकाउंट हमेशा कैश ही होगा, और बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो दूसरा अकाउंट हमेशा कैश होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की एंट्री, जहां एक आपकी बैंक से रिलेटेड एंट्री तो होगी ही, प्लस दूसरी एंट्री हमेशा कैश से संबंधित होगी, मतलब दूसरा अकाउंट हमेशा आपका कैश हो, तो उस केस में ये हमेशा कॉन्ट्रा में जाए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर की मेन खासियत है, मतलब जहां पे एंट्री बैंक से संबंधित तो है, लेकिन यदि दोनों अकाउंट बैंक से संबंधित है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ, मतलब दोनों अकाउंट बैंक से रिलेटेड है, मतलब एंट्री आपकी हमेशा कॉन्ट्रा में ही जाएगी। लेकिन यदि कोई एक एंट्री बैंक की है तो उस केस में आपको दूसरा अकाउंट देखना है कि दूसरा कौन सा है। यदि दूसरा कैश है तो वो कॉन्ट्रा में जाए, और यदि दूसरा कोई अकाउंट है तो फिर वो कॉन्ट्रा में नहीं जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक से रिलेटेड एंट्री में यदि आप पैसा जमा कर रहे हैं तो एक अकाउंट तो बैंक होगा ही और दूसरा क्या होगा, कैश। यदि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो एक तो अकाउंट बैंक होगा ही और दूसरा क्या होगा, कैश। तो कॉन्ट्रा के लिए या तो दोनों ही अकाउंट बैंक होना चाहिए, या एक अकाउंट यदि बैंक है तो दूसरा अकाउंट हमेशा कैश होना चाहिए, तब जाके वो एंट्री कॉन्ट्रा में जाएगी, ठीक है। या फिर पेटी कैश से संबंधित है तो पेटी कैश हमेशा ही क्या होता है, वो हमेशा कॉन्ट्रा ही जाता है, ठीक है। आया समझ में। और यहाँ पे देखिए पेमेंट और रिसीव वाले में क्या हो रहा था, पेमेंट रिसीव वाले में देखिए पहला अकाउंट जो था वो आपका मतलब बैंक से रिलेटेड था, पर दूसरा जो है वो कैश नहीं, ठीक है। ये जो दूसरा अकाउंट आप देख रहे हैं ये कैश नहीं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखिए रिसीव वाले में आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो रिसीव वाले में देखिए यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन दूसरा अकाउंट आपका कैश नहीं, ठीक है। उस केस में ये आपका फिर कॉन्ट्रा में नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आप बैंक से के माध्यम से रिसीविंग कर रहे हैं तो रिसीव होगा, और बैंक के माध्यम से पेमेंट हो रही है तो पेमेंट, तो ये बेसिक अंतर है। यदि कैश इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रा में डालिए, और यदि कैश इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आप बैंक तो है, बैंक अकाउंट आ रहा है बट दूसरा अकाउंट आपका कैश नहीं है, उस केस में फिर वो देखिए यदि बैंक में रिसीविंग हो रही है तो रिसीव होगा, और पेमेंट बैंक से पेमेंट हो रही है तो पेमेंट वाउचर, ठीक। ये बेसिक अंतर है। अब कोई कंफ्यूजन है किसी को, अब क्लियर समझ में आ गया। अब कर लेंगे ना एंट्री, अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा कि पेमेंट कब करना है, रिसीव कब करना है, कॉन्ट्रा कब करना है, सभी को समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है जर्नल वाउचर, जिसको एक्टिवेट करने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी F7, ठीक है ना। देख लेते हैं जनरल वाउचर होता है क्या। जो एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं की जाती है, मतलब ऐसी एंट्री जो किसी वाउचर में नहीं जाती है, वो एंट्री वाउचर में आप उसको आप जनरल वाउचर में डाल देते हैं, ठीक है। मतलब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंट्री इनमें से किसी भी वाउचर में नहीं जाएगी, अभी आगे भी और वाउचर पढ़ रहे हैं, यदि उनमें से भी कोई एंट्री नहीं आ रही है तो जनरल वाउचर में आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपके जनरल वाउचर होते हैं वो एक तरीके से ऑल इन वन वाउचर होते हैं, मतलब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको इस एंट्री को कौन से वाउचर में डालना है, तब उसको आप उठा के जनरल वाउचर में डाल दीजिए, ठीक है। वैसे पहला काम आपको ये रहता है कि एंट्री के आधार पे वाउचर को पहचानना, ठीक है। और यदि आपको
आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये एक्चुअल में इसका वाउचर कौन सा है, मतलब यदि उनमें से किसी भी वाउचर में एंट्री नहीं जा पा रही है, नहीं जा सकती है, उठा के जनरल वाउचर में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ऐसी एंट्री जो जिसमें आप जो दी हुई किसी भी वाउचर में जिसकी एंट्री नहीं होती है, वो एंट्री आपकी किस में होती है, जनरल वाउचर में होती है। और इसमें प्रोविजन या डिप्रेसिएशन, बैड डेबिट से संबंधित लेन देन का लेखा जोखा होता है। जैसे कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे आपका प्रोविजन से संबंधित, जैसे आपने एडवांस पेमेंट से रिलेटेड, यदि आपने आगे आने वाले खर्चों के लिए पहले से ही पैसों का प्रबंधन कर रखा, प्रोविजन कर रखा है, उससे रिलेटेड कोई एंट्री होगी, या फिर डिप्रेसिएशन से रिलेटेड कोई एंट्री होगी, या फिर एप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई एंट्री होगी, है ना, या बैड डेबिट से रिलेटेड कोई एंट्री होगी, तो वो जनरल वाउचर में चली जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि इनके लिए ऊपर दिए हुए या नीचे आगे आप जो वाउचर बनेंगे, इनमें से कोई भी वाउचर के लिए इस प्रकार की एंट्री नहीं होती है। ठीक है, मतलब उन वाउचर में इनसे रिलेटेड एंट्री नहीं होती। किनसे रिलेटेड, यदि आपने सपोज किसी भी प्रकार के आने वाले खर्चों के लिए पहले से पैसों का प्रबंधन कर रखा, प्रोविजन कर रखा है, या कोई डिप्रेसिएशन आपको हो रहा है, सपोज इस प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन एंट्री आपके पास आया कि कंपनी में आग लगने की वजह से 20,000 रुपए का सामान जल के क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसका मतलब वो 20,000 रुपए आपके लिए क्या हुए, डिप्रेसिएशन हो गया, मतलब कि आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, तो उस केस में इस प्रकार की एंट्री कोई भी वाउचर में नहीं जाएगी, मतलब आप आगे भी पढ़ेंगे उनमें भी वाउचर में इस प्रकार की एंट्री नहीं की जा सकती, तो उस केस में आप उसको जनरल वाउचर में डाल सकते हैं। ठीक है, बैड डेबिट में सपोज आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपए का सामान बेचा पर उसने उसकी पेमेंट आज तक नहीं किया, तो उस केस में वो 500 रुपए आपके लिए क्या होगा, बैड डेबिट हो गए। तो बैड डेबिट से रिलेटेड जो एंट्री होगी वो भी कोई भी वाउचर में नहीं की जा सकती, आप उठा के जनरल वाउचर में डाल। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंट्री किसी भी वाउचर में पॉसिबल नहीं होती करना, उनको हम जनरल वाउचर में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए, फर्नीचर में रुपए 4,000 रुपए डिप्रेसिएशन प्राप्त हुआ। मान लेते हैं हमने कोई भी फर्नीचर है, आपको मालूम है कि ऐसा सामान, डिप्रेसिएशन का मतलब आपको मालूम होगा कि समय के अनुसार किसी भी प्रकार की वस्तु में उसके मूल्य में किसी कमी आती है, मतलब यदि समय के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में कमी आ जाए तो डिप्रेसिएशन होता है, और यदि समय के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल फर्नीचर है, मशीन है ना, आपकी रखी, आपने आज खरीदा, मान ले 40,000 की, 5 साल बाद आप देखेंगे तो उसकी मशीन की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो वो हो गया डिप्रेसिएशन। और मान लेते हैं आपने जमीन खरीदी, 5 साल बाद उसकी मूल्य को देखेंगे तो जमीनों के रेट हर साल क्या होते हैं, बढ़ते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ रही, इसका मतलब वो क्या हुआ, एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे सपोज इस प्रकार की कोई एंट्री आपके पास आई कि फर्नीचर के मूल्य में 4,000 रुपए का डिप्रेसिएशन हुआ। अब आप इसमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, ना तो ये पेमेंट से संबंधित वाउचर आ रहा है, ना तो रिसीविंग से संबंधित है, ना तो बैंक से संबंधित है। ठीक है, और आगे भी आप पढ़ेंगे परचेज सेल, इनसे संबंधित भी नहीं होगा, तो उस केस में आप उठा के कहाँ डाल दोगे, इसको जनरल वाउचर में डाल। ठीक है, पर इसकी एंट्री देखिए कैसी होगी, 4,000 रुपए का डिप्रेसिएशन हुआ, तो देखिए डिप्रेसिएशन हुआ तो एक अकाउंट होगा डिप्रेसिएशन अकाउंट, और किस चीज के में डिप्रेसिएशन हुआ, वो हुआ आपका फर्नीचर का अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिप्रेसिएशन अकाउंट हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू हो रही है, तो ये हो गया आपका क्या, डेबिट। और फर्नीचर का अकाउंट, फर्नीचर के अकाउंट में क्या हो रहा है, तो उसका मूल्य कम हो रहा है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ, अब ये पूछेंगे कि इसका डेबिट क्रेडिट रूल हम कैसे समझे, तो डिप्रेसिएशन मतलब आपके लिए हुआ हानि। ठीक है ना, तो आपने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा, जितने भी प्रकार के खर्चे और नुकसान या फिर हानि होती है उन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डिप्रेसिएशन हमारे लिए हानि हो गया, हमारे लिए नुकसान हो गया, तो हो जाएगा डेबिट। और फर्नीचर का अकाउंट क्या है, हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि जो चीज हमारे व्यवसाय से चला गया, मतलब उतना मूल्य हमारे व्यवसाय में, उतना पैसा मूल्य डाउन हो रहा है, इसका मतलब उतना पैसा हमारे व्यवसाय से कम हो रहा है। ठीक है ना, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके का क्रेडिट डेबिट नियम तो आपको समझ में आ रहा होगा।
लेकिन ये एंट्री आपको समझ में नहीं आएगी कौन से वाउचर में करनी है, क्योंकि ये तो पेमेंट से रिलेटेड भी नहीं है, कॉन्ट्रा से भी रिलेटेड नहीं है, परचेज सेल से भी रिलेटेड नहीं है, अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, किसी से भी संबंधित नहीं है, तो आपने उठा के इसको कहाँ डाल दिया, जनरल वाउचर। ये आपको तब करना है जब आपकी एंट्री पर्टिकुलर वाउचर को मैच नहीं करती है ना, पर्टिकुलर वाउचर उसके लिए मैच नहीं हो रहे, तब आपको करना, नहीं तो पता चल रहा है पेमेंट एंट्री में करना है, आपको नहीं मालूम है कि उसको पेमेंट में करना, तो आपने उठा के उसको जनरल में डाल दिया, जबकि उसकी एंट्री पे मान लेते हैं हमने कहा कि हमने 20,000 रुपए की सैलरी पे की, ठीक है, तो एक्चुअल में वो पेमेंट से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि आपको नहीं मालूम इसलिए आपने जनरल में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, केवल वही एंट्री जनरल में डालना है जो किसी भी वाउचर पे मैच नहीं, ठीक है, ना समझ में आया? जनरल वाउचर समझ में आया क्या होता है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा सेल वाउचर, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है सेल मतलब कि हम सामान बेच रहे हैं, जहां पे भी सामान को बेच रहे हैं उससे संबंधित कोई एंट्री है तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ जाएगा, आपका सेल वाउचर में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि किसी पार्टी का कस्टमर को उधार माल बेचा जाता है, ठीक है, हाँ ये चीज भी ध्यान रखना कि हम सामान बेच रहे हैं और दो तरीके से सामान बेचा जाता है, या तो हम सामान को उधार पे बेचेंगे या फिर उसे कैश में बेचेंगे। तो यदि हम कैश में बेच रहे हैं तो क्या होगा, देखिए यदि हमने कैश में सामान बेचा, मान लेते एक एंट्री हमारे पास, हमने 20,000 रुपए का कैश सामान बेचा, मतलब कि पैसा हमारे पास आ गया है सामान बेच के, तो उस केस में उसकी एंट्री सेल पे नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखें, यदि हमारे पास पैसा तुरंत आ जा रहा है उस केस में उसकी एंट्री सेल वाउचर में नहीं होगी, उसकी एंट्री जो है वो होगी रिसीव वाउचर, क्योंकि पैसा आपको तुरंत मिल रहा है, ठीक है, मतलब पैसा आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीव वाउचर में होगा। बट यदि आप उधार पे सामान बेच रहे हैं, मतलब आपने सामान तो दे दिया पर उसका पेमेंट आपको नहीं मिला है, उस केस में उसकी एंट्री कहाँ होगी, सेल वाउचर, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए F8 दबाएंगे, एग्जाम्पल दिया जैसे विजय एंड सेल्स को 18,000 रुपए का सामान बेचा, मतलब विजय एंड विजय एंड सेल्स अकाउंट और दूसरा सेल अकाउंट, क्योंकि हमने सामान बेचा बोल रहा है और सामान मेंशन नहीं है कि कौन सा सामान है, तो जब हमारा सामान मेंशन नहीं होता तो ऑब्वियसली बात हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, सेल अकाउंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए विजय एंड सेल खाता है, और क्योंकि ये एक रिसीवर है मतलब वो सामान रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट होगा, और सेल अकाउंट उतना सामान हमारे बिजनेस से चला गया है तो ये होगा क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे देखिए पैसा भी हमारे पास आया नहीं है, हमने सामान बस उधार में दे दिया, पेमेंट अभी बाकी है, तो यहाँ पे इस प्रकार की एंट्री कहाँ होगी, सेल में। जब वो पैसा हमको देगा 18,000 रुपए तो फिर हम उसका एंट्री कहाँ करेंगे, रिसीव वाउचर में, ठीक है, तो अभी हमको पैसा रिसीव तो नहीं हुआ है, हमने सिर्फ उधार में सामान बेच दिया है, उस केस में एंट्री कहाँ होगी, सेल, ठीक है। दूसरा उदाहरण दिया है, बंसल एंड कंपनी को 8,000 रुपए का माल नगद में बेचा, ठीक है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे भी सेल अकाउंट है और कैश अकाउंट, मतलब हमने सामान तो बेच दिया है और कैश रिसीव भी कर लिया तुरंत में, तो उस केस में ये हमेशा एंट्री कहाँ पे होगी, आपकी सेल वाउचर में ही होगी, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, हाँ एक चीज कंफ्यूजन होता भी है, मतलब मान लेते हैं हमने सेल को बोला और पैसा भी रिसीव किया है ना, तो रिसीव में नहीं करिए इसकी एंट्री, जहां पे भी इतना ध्यान रखिएगा कि सेल अकाउंट जहां पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब आपका सेल अकाउंट जहां पे भी आ रहा है आप उठा के उसकी एंट्री सेल वाउचर में कर, ठीक है ना। यदि आप सामान बेच रहे हो, ठीक है, यदि उधार में बेच रहे हो या कैश में बेच रहे हो, वहां जहां पे भी आपको सेल अकाउंट मिले उठा के उसकी एंट्री सेल वाउचर में डाल, ठीक है। पर यदि सेल आपने पैसा रिसीव किया है तो रिसीव वाउचर में डाल, ठीक है। हाँ ये एंट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेल अकाउंट जहां पे भी होगा
वो हमेशा कहाँ जाएगा, आपका सेल वाउचर में जाएगा। ठीक है, चाहे वो आपका कैश में सामान बेचा हो चाहे उधार में बेचा हो। ठीक है, तो उस केस में एंट्री हमेशा सेल वाउचर में जाएगी। और रिसीव वाउचर में क्या चीज होगा, यदि आपको पैसा रिसीव हुआ है पर सेल अकाउंट नहीं है, मतलब सेल अकाउंट उसमें शामिल नहीं है और पैसा रिसीव हुआ है, कैश आपके पास आ रहा है, तो फिर वो रिसीव वाउचर में उसकी एंट्री जाएगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कैश दोनों ही केस में आ रहा है। यदि आपने बाय कैश सामान बेचा होगा तो भी कैश आपके पास आ रहा है, और यदि किसी व्यक्ति ने आपको पैसा बाद में दिया, सपोज आपने उधार में सामान बेचा और बाद में उस व्यक्ति ने क्या किया, आपको पेमेंट किया, तो उस केस में आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, उस जगह पर जहाँ पे सेल इन्वॉल्व है उसी एंट्री सेल वाउचर में करिए, और जहाँ सिर्फ पैसा रिसीव हो रहा है और दूसरा अकाउंट सेल से रिलेटेड नहीं है तो उस केस में उसकी एंट्री रिसीव वाउचर में कर दीजिए। ठीक है, आगे समझ में। सेल वाउचर को यूज कब करना है आपको, जब भी आपके पास एंट्री आती है कि आपने किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्सन को उधार में या कैश में सामान बेचा है। ठीक है, तो उस केस में देखिए आपका सेल अकाउंट जहां पे भी आएगा, क्योंकि सामान बेचा बोल रहा है, इसका मतलब कि सामान मेंशन नहीं है, तो दूसरा अकाउंट ऑब्वियसली बात आप सेल अकाउंट ही बनाओगे, क्योंकि सामान मेंशन नहीं है कि कौन सा सामान बेचा, हमने कंप्यूटर बेचा है, मशीन बेची है या फर्नीचर बेचा है, ऐसा कोई सामान का नाम नहीं दिया है, बस लिख दिया कि हमने 20,000 रुपए का सामान बेचा। तो उस केस में देखिए सामान जहां मेंशन नहीं, आप सेल अकाउंट तो लोगे, तो जहां पे भी सेल अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसकी एंट्री हमेशा सेल वाउचर में जाएगी, चाहे आपने उसको कैश में सामान बेचा हो या फिर उसको उधार में सामान बेचा। ठीक है, और यदि आपके पास कैश रिसीव हो रहा है, मतलब आपने जैसे उधार में सपोज मान लेते हैं आपने क्या किया, कैश में सामान बेचा, तो पैसा तो आपके पास तब भी आ रहा है, और आपने आगे पढ़ा था कि यदि हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसका एंट्री हम रिसीव वाउचर में करेंगे। तो रिसीव वाउचर में एंट्री तभी करिए जब पैसा रिसीव तो हो रहा है लेकिन दूसरा अकाउंट सेल अकाउंट नहीं। ठीक है, ये दूसरा अकाउंट सेल अकाउंट है तो सेल वाउचर होगा, और यदि सेल अकाउंट नहीं है तो उस केस में वो रिसीव वाउचर में जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है सेल वाउचर के लिए और रिसीव वाउचर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हो रहा है सामान को बेचकर, मतलब आपके पास सेल अकाउंट है तो सेल वाउचर में ही एंट्री करिए। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन, सेल वाउचर की एंट्री कहाँ करना है या कौन सी एंट्री सेल वाउचर में करनी है, या कोई कंफ्यूजन है, ना समझ में आया, सबको समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेस, जैसा सेल है वैसा ही परचेस होता है, सेल के लिए F8 की दबाते हैं आप और परचेस के लिए F9। ठीक है, तो परचेस में देखिए जैसे सेल का मैंने बताया, यदि आपने कैश में या उधार में सामान को बेचा होगा तो आप सेल यूज करेंगे, वैसे ही यदि आपने उधार में या कैश में सामान खरीदा होगा तो उसकी एंट्री परचेस में होगी। जैसे आनंद कंप्यूटर से हमने 6,000 रुपए का माल उधार में खरीदा, मतलब आनंद कंप्यूटर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमने 6,000 रुपए का उधार में सामान खरीदा है। यहाँ पे देखिए एक तो होगा परचेस अकाउंट, दूसरा होगा आनंद कंप्यूटर का अकाउंट। तो परचेस अकाउंट क्योंकि हमारे पास सामान आ जा रहा है तो जो व्यवसाय में आ रहा है वो होगा डेबिट, और आनंद कंप्यूटर का अकाउंट क्योंकि वो हमारे लिए गिवर है, वो हमको सामान दे रहा है तो वो हो गया क्रेडिट। तो उस केस में देखिए जो उधार एंट्री है वो आपकी परचेस में जाएगी। सेम दूसरा एग्जांपल दिया है, अशोक एंड कंप्यूटर से 7,000 रुपए का नगद सामान खरीदा गया, मतलब हमने अशोक एंड कंपनी से 7,000 रुपए का सामान ऑन कैश में खरीदा है, मतलब परचेस अकाउंट होगा क्या आपका डेबिट, क्योंकि उतना सामान व्यवसाय में आ रहा है, कैश चला जा रहा है हमारे व्यवसाय से तो वो होगा क्रेडिट। तो इस प्रकार की भी एंट्री जहाँ पे हम कैश से रिलेटेड परचेसिंग कर रहे हैं तो वो भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परचेस अकाउंट हमारा दोनों साइड में क्या होगा, हमेशा डेबिट। जब भी हम परचेस कर रहे हैं जहाँ हमारा परचेस अकाउंट आ रहा है, परचेस अकाउंट हमेशा आपका डेबिट होगा, और जहाँ हम बेच रहे हैं सामान, जहाँ सेल अकाउंट आपका क्या आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, तो सेल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा।
ठीक है। तो उस केस में देखिए यदि परचेस से रिलेटेड एंट्री है तो परचेस वाउचर, सेल से रिलेटेड एंट्री है तो सेल वाउचर। ठीक है, चाहे फिर वो परचेसिंग आपकी उधार या कैश में हो या सेल आपकी उधार में हो या कैश में, इनकी एंट्री इनसे रिलेटेड वाउचर में हो जाए। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम है? इतने में परचेस वाउचर या सेल वाउचर दोनों क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे के वाउचर, इसके बाद है क्रेडिट नोट वाउचर एंड डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, क्रेडिट नोट वाउचर मतलब यदि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आपने क्या किया, उधार में सामान बेचा है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को आपने सामान बेचा है और किसी कारणवश उसने क्या कर दिया, आपको वो सामान वापस कर दिया। जैसे मान लेते हैं आपने 20,000 रुपए का सामान किसी व्यक्ति को बेचा, ठीक है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, मान लेते हैं उसमें 2,000 रुपए का सामान उसने वापस कर दिया आपको क्योंकि उसमें डिफेक्ट था। ठीक है, इसका मतलब वो क्या हो गया, सेल रिटर्न। ठीक है, तो जब आपकी सेल रिटर्न से संबंधित एंट्री होगी, मतलब कि बेचा हुआ सामान यदि किसी कारणवश आपके व्यवसाय में वापस आ गया तो उसे हम कहते हैं सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न से संबंधित एंट्री कौन से वाउचर में होती है, वो होती है क्रेडिट नोट वाउचर। और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा कंट्रोल F। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे सेल वाउचर F8 होता है, सेल रिटर्न कंट्रोल प्लस F होता है। ठीक है, अब देखिए एंट्री किस प्रकार की हो सकती है इसमें। विजय एंड सेल्स से रुपए 3,000 का बेचा हुआ माल वापस आ गया। मतलब मान लेते हैं जैसे ऊपर की एंट्री में ही हमने पढ़ा था, विजय एंड सन्स, कहाँ पढ़ा था, विजय एंड सेल्स, हमने 18,000 रुपए का सामान उसको क्या करा था, उधार में बेचा था। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, 3,000 रुपए का सामान हमको वापस कर दिया, कुछ डिफेक्ट होगा उसमें, वापस कर दिया उसने। तो उस केस में देखिए इसकी एंट्री कैसी होगी, विजय एंड सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, इसमें जो आपका विजय एंड सन्स ने 3,000 रुपए का बेचा हुआ सामान वापस किया है, उसमें सेल्स रिटर्न मतलब कि जो सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा जो डेबिट हो जाएगा आपका, और विजय एंड सन्स अकाउंट वो होगा क्रेडिट। ठीक है, विजय एंड सन्स अकाउंट मतलब वो क्या कर रहा है, पैसा उतना सामान हमको वापस कर दे रहा है, मतलब वो गिवर हो गया, तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि। और सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न मतलब कि जो सामान हमारे पास वापस आ जा रहा है, जब हमारे व्यवसाय में सामान वापस आ रहा है, व्यवसाय में कुछ चीज आता है तो वो डेबिट होता है। तो इस तरीके से ये एंट्री तो क्लियर है, लेकिन इसकी एंट्री कहाँ करनी है आपको, सेल रिटर्न वाउचर में जाके करनी है, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। जब भी आपका बेचा हुआ सामान किसी कारणवश आपके व्यवसाय में आ जाता है तब। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल दिया, बंसल एंड कंप्यूटर से रुपए 2,000 रुपए का बेचा हुआ माल नगद वापस हुआ। ठीक है, मतलब उसने नगद में पैसा वापस कर दिया, सामान नहीं दिया उसने, पैसा वापस कर दिया। तो उस केस में देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट होगा ही, क्योंकि ऊपर भी डेबिट ही कर रहे थे आप, प्लस कैश अकाउंट आएगा अब यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसने हमको क्या कर दिया, पैसा दे दिया। तो उस केस में यहाँ पर इसकी एंट्री कहाँ होगी, आपकी क्रेडिट नोट वाउचर में। सेम डेबिट नोट है, यदि आपने किसी भी व्यक्ति से सामान खरीदा होगा और कुछ डिफेक्ट होने की वजह से आपने वो सामान उसको वापस कर दिया, मतलब खरीदा हुआ सामान वापस हो गया, तो वो हो गया क्या, परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न से रिलेटेड एंट्री कहाँ जाती है आपकी, डेबिट नोट वाउचर में जाती है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करना है, जैसे परचेस के लिए F9 होता है और डेबिट नोट के लिए आपकी कंट्रोल प्लस F9 हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया, जब किसी पार्टी से उधार में माल खरीदा जाता है और उस माल में से कुछ माल खराब निकल जाता है और हम उस खराब माल को वापस कर देते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न। और जब परचेस रिटर्न की एंट्री करनी होगी तो डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। ठीक है, और एक्टिवेट करना होगा कंट्रोल प्लस F9। उदाहरण देखिए, आनंद कंप्यूटर को रुपए 1,500 का उधार खरीदा हुआ सामान हमने वापस कर दिया, मतलब आनंद कंप्यूटर से हमने जो सामान खरीदा था उसे हमने 1,500 रुपए का सामान वापस कर दिया। ठीक है, तो आनंद कंप्यूटर, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, रिसीवर, क्योंकि वो उतना सामान ले रहा है हमसे, तो वो हो गया डेबिट। और परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
ठीक है। सेम यहाँ पे यदि वो कैश में रिटर्न कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि सामान की वापसी होती है तो व्यक्ति का खाता आएगा, और पैसे में वापसी होती है तो कैश आएगा। बाकी परचेस रिटर्न हमेशा क्या होंगे, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्रेडिट नोट में देखिए यदि हमने क्या किया है, किसी भी व्यक्ति ने यदि हमको सामान वापस किया है, मतलब सेल्स रिटर्न में यदि उसने सामान वापस किया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो आएगा, वो हमेशा क्या होंगे, हमारा हमेशा आपका डेबिट होगा। लेकिन यदि उसने सामान रिटर्न करा होगा तो व्यक्ति का खाता क्रेडिट होगा, और यदि उसने कैश रिटर्न किया होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये बेसिक अंतर है। तो इतने में किसी को प्रॉब्लम है जो आपके ये जो एंट्रीज मैंने बताई सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री में, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न की एंट्री में किसी को भी दिक्कत है? सबको समझ में आ गया ना? ये सिंपल से वाउचर है भाई, इसमें एकदम एंट्री देख के आप समझ सकते हो कि इनकी एंट्री कहाँ जाएगी। ठीक है ना, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए जो और भी एग्जांपल हैं वो मेमो, परचेस ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर। सबसे पहले ये दो बता देती हूँ, फिर ये बताऊंगी। ठीक है, परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। परचेस ऑर्डर नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपको कोई भी चीज खरीदनी होगी तो आप क्या करेंगे, एक ऑर्डर देंगे। ठीक है, जिस भी व्यक्ति से आपको खरीदना है, आप अपने सामान की क्या आपको सामान चाहिए उसका एक ऑर्डर क्या देंगे, उस व्यक्ति को देंगे जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। तो उस केस में आप परचेस ऑर्डर की मतलब उस ऑर्डर की एंट्री कहाँ करेंगे, परचेस ऑर्डर उसमें रजिस्टर में करेंगे या बाउचर में करेंगे। यहाँ रजिस्टर नहीं कहते हैं, बाउचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑल्ट प्लस F4 की से आप परचेस ऑर्डर को क्या करेंगे, एक्टिवेट। और इसकी एंट्री कब करनी है, यदि आपको कोई भी सामान खरीदना है तो खरीदने के पहले आप क्या करेंगे, उस पार्टी को क्या करेंगे, उस सामान के लिए ऑर्डर देंगे कि आपको 20 कंप्यूटर खरीदना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक ऑर्डर पास किया, किसको, उस व्यक्ति को, है ना, जिस व्यक्ति से आपको खरीदना है या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको खरीदना है। उस केस में परचेस ऑर्डर वाउचर में जाके उसकी एंट्री हम कर दें। जब हमें अपने बिजनेस के लिए किसी सामान की जरूरत होती है तो उसे हम हमें पार्टी को सामान खरीदने का ऑर्डर एडवांस में भेजना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं हमको 20 कंप्यूटर खरीदने हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पार्टी को क्या करेंगे, एडवांस ऑर्डर दे देंगे कि हमको 20 कंप्यूटर चाहिए। तो उस केस में हम देखिए इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज ऑर्डर में जाके करेंगे। और जब भेजा जाएगा, मतलब अभी देखिए हमको सामान मिला नहीं है, हम जस्ट ऑर्डर कर रहे हैं कि हमको 20 कंप्यूटर चाहिए। आपने एंट्री जाके कहाँ कर दी, परचेज। जब सामान रिसीव हो जाएगा आपको, मतलब जब सामान आपके पास आ जाएगा तो उसकी एंट्री आप कहाँ जाके कर देंगे, परचेस वाउचर में जाके कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए आपका सभी प्रकार का ऐसा ऑर्डर जो एडवांस में किया जा रहा है ना, मतलब आपको कोई चीज खरीदनी है और उसके लिए आपको ऑर्डर देना है, तो उस केस में सभी प्रकार की एंट्री को परचेस ऑर्डर में डाल दें। और जब सामान आपका आ जाएगा आपके व्यवसाय में तो इसकी एंट्री जाके परचेज वाउचर में कर दें। ठीक है, अभी आपको परचेज किया जाना है और आप ऑर्डर दे रहे हो, एडवांस में ऑर्डर दे रहे हो, तो जब ऑर्डर बस दे रहे हो तो परचेज ऑर्डर में करिए, और सामान आ जाने के बाद उसकी एंट्री उठा के परचेज वाउचर में डाल दें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। जब हमें अपने बिजनेस के लिए किसी सामान की जरूरत होती है तो हमें पार्टी को सामान खरीदने का ऑर्डर एडवांस में भेजना होता है, उसे परचेस ऑर्डर में एंट्री करते हैं, और जब भेजा गया ऑर्डर का सामान हमारे पास आ जाता है तो उसे उठा के परचेस वाउचर में डाल दें। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के एडवांस ऑर्डर होगा, किसी भी सामान का परचेस करना है उसके पहले जो ऑर्डर दे रहे हैं परचेस ऑर्डर बुक में जाएगा। सेम सेल ऑर्डर, यदि आपको किसी भी सामान को बेचना है तो जो भी पर्सन है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले आपको ऑर्डर दे रहा है कि हमको कितना सामान खरीदना है आपसे, है ना, मतलब आप सामान बेचना चाहते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना सामान खरीदना चाहता है वो आपको पहले ऑर्डर देगा, तो उस केस में वो सेल्स ऑर्डर बुक में जाएगा। और उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या दबाएंगे, ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, यदि हमें किसी कस्टमर को माल बेचना है, मतलब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सामान बेचना चाहते हैं, तो हम कस्टमर से पहले क्या करते हैं,
ऑर्डर लेते हैं, मतलब कि वो व्यक्ति हमसे सामान लेना चाह रहे हैं तो वो पहले हम उससे ऑर्डर रिसीव करेंगे, ठीक है। और इस ऑर्डर की एंट्री हम कहाँ करेंगे, सेल्स ऑर्डर वाउचर में जाके कर देंगे। हाँ, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट अभी नहीं करते, ये एडवांस एंट्री कहलाती है, ठीक है। एडवांस एंट्री में हम जस्ट एक रिमाइंडर के रूप में अपने पास लिख देते हैं कि हमारे पास इतने सामान का ऑर्डर है। यदि हम बेच रहे हैं तो बेचने वाले सामान का ऑर्डर लिखेंगे, और यदि हम खरीद रहे हैं तो खरीदने वाले सामान का ऑर्डर लिखेंगे। लेकिन इसकी एक्चुअल में एंट्री कहाँ होगी, इसके पर्टिकुलर वाउचर में। यदि आप खरीद रहे हैं तो परचेस में, और बेच रहे हैं तो सेल वाउचर में। लेकिन एडवांस एंट्री जब कर रहे हैं, क्योंकि हम सामान खरीदने के पहले भी ऑर्डर क्या करते हैं, देते हैं, और यदि बेच रहे हैं तो ऑर्डर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंट्री इनकी सेल और परचेस वाउचर में जाती है। तो ये एडवांस वाउचर कहलाते हैं, मतलब खरीदी या बेचने के पहले की गई एंट्री इन वाउचर में होती है। इतने में किसी को भी प्रॉब्लम है? इतने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? तो एकदम सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं। आप टैली में करोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगी। लास्ट और बता देती है, क्योंकि आपका कन्वेंशनल वाउचर है तो लास्ट एक बचा हुआ है, वो भी मैं बता देती हूँ। मेमो वाउचर जिसे कहते हैं, जिसको एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल F10 दबाना होगा आपको टैली इंटरफेस पे। क्या होता है देख लेते हैं। ये एक नॉन वाउचर है, मतलब एक नॉन डॉक्यूमेंटेशन वाउचर कहलाता है। जैसे बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन वाउचर होते हैं, पर एक नॉन डॉक्यूमेंटेशन वाउचर कहलाता है ये। इसका प्रयोग टैली में याददाश्त से संबंधित एंट्री करने के लिए, मतलब हमको जैसे एडवांस कुछ पेमेंट करना है, तो एडवांस पेमेंट करना है, भविष्य में की जानी है, पर उसको हम एक याददाश्त के रूप में अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हम आगे 2 महीने बाद हमको एक एंट्री करनी होगी, और तब तक हो सकता है हम वो चीज भूल जाए, ठीक, हमको याद ना रहे। एज अ रिमाइंडर, जैसे मोबाइल फोन में आप क्या करते हैं, रिमाइंडर लगा के रखते हैं, वैसे ही मेमो वाउचर का काम टैली में होता है। मतलब यदि आपको भविष्य में कोई एंट्री की जानी है, कोई परचेसिंग की जानी है, कोई खरीदी की जानी है, या किसी भी प्रकार की पेमेंट की जानी है, पर अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं, भविष्य में की जानी है, तो एज अ रिमाइंडर के रूप में आप मेमो वाउचर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो एंट्री आगे आने वाले समय में की जाएगी, उसे एज अ रिमाइंडर के रूप में नोट करने के लिए हम मेमो वाउचर का यूज करें, ठीक है। तो एक नॉन वाउचर कहलाता है, मतलब ये एक नॉन डॉक्यूमेंटेशन वाउचर है। मतलब कि अभी हमने एज अ रिमाइंडर उसमें एंट्री कर दी है, और जब वो परफॉर्म होगा तो उसके रिलेटेड वाउचर में उसकी एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, इसका प्रयोग टैली में याददाश्त से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इस वाउचर पर की गई एंट्री का प्रभाव किसी भी स्टेटमेंट पर नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब हम इसमें जो भी एंट्री करेंगे उसका प्रभाव आपका बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा। जैसे अभी तक के आपने जितने भी वाउचर पढ़े, उन सभी का इफेक्ट आपका बैलेंस पर पड़ता है, लेकिन मेमो वाउचर का नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर के रूप में यूज होता है। मेमो वाउचर एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर, और इसमें से किए गए सभी एंट्रीज अकाउंट पर असर नहीं करते। ये एंट्रीज एक अलग मेमोरी रजिस्टर में स्टोर होती है, मतलब एक अलग ही मेमोरी होती है इस वाउचर की। आप इन मेमोरी वाउचर को रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जब ये परफॉर्म होगी, मतलब जब एंट्री आपकी परफॉर्म होगी, तो मेमो से उठा के आपको उस पर्टिकुलर वाउचर में डाल देना। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने 20,000 रुपए का प्रोविजन कर रखा है कि आगे हम मशीन को रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, 20,000 रुपए खर्च करेंगे। हमने उसको मेमो वाउचर में उस एंट्री को डाल दिया। पर जब आप भविष्य में, जब मान लेते हैं रिपेयर के लिए, मान लेते हैं आपने कुछ पैसे का यूज किया, हो सकता है सपोज आपने सिर्फ 10,000 रुपए रिपेयर करने के लिए यूज किए, तो वो फिर कहाँ चले जाएगा, आपका खर्चे हो रहे हैं, तो वो पेमेंट वाउचर में या फिर किसी दूसरे रिलेटेड वाउचर में उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेमो वाउचर का यूज करते हैं एज अ रिमाइंडर, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, जब आप भविष्य में होने वाले खर्च के लिए प्रावधान करना चाहते हैं लेकिन भूलने की संभावना होती है, तो ये वाउचर, जैसे मान लेते हैं हमने भविष्य में आने वाले खर्चों के लिए कुछ प्रोविजन कर रखा है, और हम हो सकता है उस समय हम भूल जाए, आने वाले समय में वो चीजें भूल जाए, तो एज अ रिमाइंडर हम क्या करेंगे, उसे मेमो वाउचर में डाल दें। उदाहरण के लिए जब आपने किसी
एम्प्लॉइज को कुछ आइटम खरीदने के लिए कैश दिए। मान लेते हैं आपका कोई रेगुलर एम्प्लॉई है आपकी कंपनी का और उससे आपने कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा दिया जिसकी सही कीमत आपको मालूम नहीं है। सपोज आपने बोला है कि आपको एक लैपटॉप खरीद के लाना है, पर आपको एक्चुअल में प्राइस नहीं पता है कि उस लैपटॉप का प्राइस अभी प्रेजेंट में क्या है। तो आप क्या करेंगे, 2 एंट्रीज तो नहीं करेंगे। 2 एंट्री मतलब यदि आपको नहीं मालूम तो उस केस में 2 एंट्री परफॉर्म हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो पिटी कैश वाली, पिटी कैश से रिलेटेड कि आपने उसे पहले से एडवांस पैसा दे दिया और एडवांस पैसा आप कहाँ रखते हो? पिटी कैश में। ठीक है, तो पिटी कैश में एक एंट्री करनी पड़ेगी। और दूसरी जो मान लेते हैं कि आपने उसको 40,000 रुपए दिए, पर हो सकता है कि कंप्यूटर आपको सिर्फ 35,000 का है, 5,000 रुपए बचेंगे, तो 5,000 रुपए आपको क्या करेगा? वापस करेगा, मतलब आपका रिसिप्ट वाउचर होगा। तो उस केस में देखिए 2 जगह एंट्री करनी पड़ेगी आपको यदि आप एक्चुअल में कर रहे हैं, एक तो पेटी कैश में, दूसरी आपकी रिसिप्ट में। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो? उसे मेमो में डाल देते हैं। ठीक है ना, कि जब वो चीज परफॉर्म होगी, मतलब जैसे मान लेते उसने कंप्यूटर खरीद के लाया, तो उस केस में हम परचेज वाउचर, क्योंकि खरीद के ला रहे हैं तो परचेज वाउचर में उसकी एंट्री डाल दें। ठीक है, तो इस तरीके से मेमो वाउचर का यूज होता है। तो इसमें देखो दिया भी एडवांस से सैलरी दिया जाना, मतलब किसी वर्कर्स के लिए एडवांस सैलरी का प्रोविजन करके रख लेना, या ऑफिस से संबंधित खर्चों के लिए एडवांस प्रोविजन कर लेना, या फिर किसी भी व्यक्ति को एडवांस में सामान बेचने की जो संभावना है उसके लिए पहले से ही हम क्या करना? प्रोविजन करके रख लेना। तो इस प्रकार की जो एंट्री है वो मेमो वाउचर में। ठीक है, पर एक्चुअल में ये जो है सिर्फ एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, मतलब इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे नहीं जाने वाला है। जब आप इस चीज को परफॉर्म करेंगे तब उसकी एंट्री वाउचर में जाएगी, रिलेटेड वाउचर में, और फिर उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट पर दिखेगा। तो मेमो वाउचर से याद रखिएगा एज अ रिमाइंडर यूज होता है, भविष्य में होने वाली संभावनाओं या खर्चों से संबंधित मैनेजमेंट एंट्री को हम मेमो वाउचर में करते हैं। तो ये जो 11 प्रकार के वाउचर आपने पढ़े हैं, ये सभी कैसे वाउचर होते हैं? आपके कन्वेंशनल वाउचर्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद के भी और हैं, पर हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे उनको, क्योंकि एक साथ सब पढ़ा दूंगी तो आपके दिमाग में एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से वाउचर कब यूज करना है। तो अभी मैंने देखिए आपको 11 प्रकार के वाउचर्स पढ़ाए हैं। इनमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है या कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। और उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि विदाउट वाउचर एंट्री आपका कोई भी कार्य टैली में नहीं होगा। ठीक है ना, लेजर बना के रख जरूर लोगे, पर लेजर बना के रखने से कुछ नहीं होता जब तक उनकी वाउचर एंट्री नहीं। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, मैं इसके नोट्स अभी आप लोग को सेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है, मतलब टॉपिक अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि लंबा ज्यादा हो रहा था इसलिए मैंने आधा ही पढ़ाया है, आधा बचा हुआ कल पढ़ेंगे हम।